हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 7। चैनल मैथ आसान तो है। मैं प्रीति सिंह। हमने लास्ट लेक्चर तक जो डिस्कस किया था कि हम लैग्रेंजेस मेथड पढ़ चुके थे और उसमें हमने मल्टीप्लायर और ग्रुपिंग मेथड से लैग्रेंजेस इक्वेशन को सॉल्व करना हमने सीख लिया था। लेकिन हमने एक बात और सीखी थी कि लैग्रेंजेस मेथड जो था वो फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन के लिए अप्लाई होता था। मतलब कि जिसमें हमने जो डेरिवेटिव्स पढ़े हुए थे पी क्यू आर एस टी, उसमें से सिर्फ वो पी और क्यू, आपको याद होगा कि डेल जेड बाई डेल एक्स को हम लोग पी से डिनोट कर रहे थे और डेल जेड बाई डेल वाई को हम लोग क्यू से डिनोट कर रहे थे। तो ये वन ऑर्डर की ही दोनों डेरिवेटिव्स थे और हमने जो भी इक्वेशन सॉल्व करी थी उसमें इनकी डिग्री भी वन थी, इसलिए ये लीनियर भी थे। तो हमने जो लैग्रेंजेस इक्वेशन सॉल्व करी थी मल्टीप्लायर और ग्रुपिंग मेथड से, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशंस को ही सॉल्व करा है। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि जब इक्वेशन में डिग्री डिग्री हमारे पास मोर देन वन हो जाए, अगर हमारे पास डिग्री मोर देन वन हो जाए तो हम उसको बोलते हैं नॉन लीनियर। तो हम उसको बोलते हैं नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए लैग्रेंजेस सक्सेसफुल नहीं है, वो नहीं कर सकता। ये मेथड मतलब लैग्रेंजेस मेथड इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता कि अगर हम मान लिया फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन को रखें लेकिन हम इसको नॉन लीनियर में कन्वर्ट कर दें। सपोज मैंने ये लिख दिया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जेड। अब आप बताइए क्या ये लीनियर है? ये लीनियर नहीं है तो ये फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन ये लीनियर नहीं है क्योंकि आपकी डिग्री वन से ज्यादा हो गई है। तो जहां पे डिग्री हमारी वन से ज्यादा होती है वहां हम इसको नॉन लीनियर से डिनोट करते हैं। तो ये नॉन लीनियर हो गया। अब हम उन इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर वो फर्स्ट ऑर्डर में ही हो लेकिन वो नॉन लीनियर हो जाए। तो नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर की चारपिट मेथड सक्सेसफुल है। और चारपिट मेथड एक जनरल मेथड है जो कंप्लीट सोल्यूशन निकालता है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पर हम लोग लैग्रेंजेस लगा सकते हैं और कहाँ पर हम चारपिट लगा सकते हैं। जहां पर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन बन रही है और पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर का फॉर्म बन रहा है, वो लैग्रेंजेस से सॉल्व कर सकते हैं। और जहां पर हमारे पास नॉन लीनियर हो जाए, रहे फर्स्ट ऑर्डर लेकिन नॉन लीनियर हो जाए, तो वहां पर हमारा चारपिट मेथड लगेगा। नॉन लीनियर के केसेस में आपको बता देती हूँ। अगर जैसे मैंने एक लिखा ये पी स्क्वायर आ गए, क्यू स्क्वायर आ जाए या पी स्क्वायर क्यू आ जाए, पी क्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, तो इस तरीके का जितना भी मतलब चीजें बनेगी, जितने भी टर्म्स ऐसे बनते हैं वो सारे हमारे नॉन लीनियर में आ जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर इसलिए है क्योंकि हम ये देख चुके हैं हम केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ही यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम कोई भी सेकेंड ऑर्डर जिसको कि हमने आर एस टी यू बोला था वो हम यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं कर रहे। तो ये मैंने आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए बताया था कि आप ये समझ जाएं कि हमको कब लैग्रेंजेस लगाना है और कब चारपिट लगाना है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा कि चारपिट मेथड कब लगाना है। जहां पर आपको इक्वेशन में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मतलब जहां पर वन फर्स्ट ऑर्डर की डिग्रियां वन से ज्यादा दिखने लगेंगी वहां पर आपको चारपिट मेथड लगाना है। ठीक है, तो अब मैं पहले इसका प्रोसीजर समझाती हूँ। प्रोसीजर ये होता है कि जो भी हमारे पास, मैं इसको स्टेप्स में बता रही हूँ। स्टेप वन आपको ये करना है कि जो भी हमारे पास इक्वेशन गिवन हो, गिवन इक्वेशन को आपको बना लेना है लेट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू। ठीक है, हमको जो भी इक्वेशन गिवन हो जो नॉन लीनियर हो फर्स्ट ऑर्डर की हो उस इक्वेशन से एफ बना देना है। जो एफ बनाओगे आप वो एक्स वाई जेड पी क्यू सारे टर्म्स उसमें हो सकते हैं, कुछ स्किप भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये सभी टर्म्स उसमें प्रेजेंट होंगे। इक्वल टू जीरो करके आप उसको एफ बना दीजिएगा। ठीक है, स्टेप टू में आपको क्या करना होता है कि जो इक्वेशन आपने एफ बनाई है उस एफ में से आपको डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स, क्योंकि एफ में तो एक्स वाई जेड पी क्यू सब है, तो इसका मतलब वो सबके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल सकता है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल पी और डेल एफ अपॉन डेल क्यू, ये सारे आपको फाइंड करने हैं। ये आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, स्टेप थ्री आपको क्या करना है, आपको स्टेप थ्री में ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको इसकी बनानी है ऑफ चारपिट मेथड। तो चारपिट मेथड की ऑक्सिलरी इक्वेशन एक्चुअली में
कुछ टाइम से सेक्शन ए जो हमारा आता है पेपर में, सेक्शन ए 2 मार्क्स का होता है, उसमें आपके चार पिट मेथड की आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होती है। तो वहां पर आपको, क्योंकि ये इक्वेशन थोड़ी लंबी होती है, तो आपको ये याद नहीं रहता कि वहां पे क्या है, क्या प्रोसीजर है। तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ चारपिट की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको याद रखने के लिए। ठीक है, तो टोटल आपके 6 रेशियोज बनेंगे। ठीक है, जिसमें कि पहला आपको लिखना है डीपी इक्वल टू डी क्यू इक्वल टू डी जेड इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू डी वाई इक्वल टू और डी एफ। ठीक है, अब आप इसको सीक्वेंस को आप ऐसे ही रखिएगा, बिल्कुल इसको आगे पीछे मत करिएगा। पहले पी और क्यू है, फिर जेड है, फिर एक्स वाई है और फिर एफ है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में लिखने के लिए फर्स्ट टू को आपको एक साथ लेना है, क्योंकि आप ये सारे ऊपर आप सारे डेरिवेटिव्स निकाल चुके हो, तो यही डिनोमिनेटर में ये सारे ही लिखने हैं। तो किस तरह लिखने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले आप डीपी और डीक्यू के नीचे एक साथ लिखिए। तो डीपी के नीचे पहले आप ये जानते हो कि पी क्या होता है, पी होता है जो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ होता है। तो आपको यहां लिखना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स वाला टर्म। और क्यू क्या होता है, जो वाई के रिस्पेक्ट में हुआ होता है। तो यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल वाई वाला टर्म लिखना है। फिर दोनों जगह पर प्लस प्लस। अब ऊपर पी है तो यहाँ पर पी, और अगर ऊपर क्यू है तो यहाँ पर क्यू। ठीक है, फिर लास्ट टर्म दोनों में डेल एफ अपॉन डेल जेड है, मल्टीप्लाई में डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये आपका पी और क्यू का डिनोमिनेटर बन गया। अब आते हैं डीजेड के नीचे। डीजेड के नीचे लिखना होता है माइनस में। अब जितने भी टर्म बाकी के हैं वो सब निगेटिव लिखे जाएंगे, सब निगेटिव, बस फर्स्ट टू पॉजिटिव होते हैं। तो डीजेड के नीचे होता है माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू। ये आपको डीजेड के नीचे लिखना है। ठीक है, अब डीएक्स के नीचे, एक्स किसके लिए था, पी के लिए था, तो डीएक्स के नीचे आएगा डेल एफ अपॉन डेल पी निगेटिव। वाई किसके लिए था, वाई था क्यू के लिए, तो इसके नीचे आएगा डेल एफ अपॉन डेल क्यू, वो भी नेगेटिव। और जो डी एफ लिखा जाता है उसके नीचे जीरो लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपके पास टोटल 6 इक्वेशन बन के आती हैं। पहली 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको करना क्या है इसके बाद, इसके बाद आपको स्टेप 4 में ये करना है कि पुट all the values, all the derivatives of f in ऑक्सिलरी इक्वेशन। आपको क्या करना है कि जितने भी ऊपर आपने डेरिवेटिव्स निकाले थे वो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर देना है, जो जहां जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उस फॉर्म में लिखकर उसको सिंप्लीफाई फॉर्म करके बना लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप 5 में आपको क्या करना होता है, स्टेप 5 में आपको क्या करना होता है, सॉल्व auxiliary equation with any two equations। ठीक है, किन्हीं दो इक्वेशन के साथ में आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। पर हमारा एम क्या है, किस टारगेट को लेकर हम सॉल्व कर रहे होते हैं, टू गेट पी और क्यू और एनी रिलेशन ऑफ पी एंड क्यू। आप पी और क्यू फाइंड कर लो, बहुत अच्छी बात है। मतलब कोई भी एक आपको मिलेगा, या तो आपको पी मिलेगा या आपको क्यू मिलेगा या फिर उसका कोई रिलेशन मिलेगा। जो भी आपको मिले आप उसको फाइंड कर लो। तो मैक्सिमम टाइप, मैं आपको ये बस इतना बोल रही हूँ कि हमेशा फिक्स नहीं है, मैक्सिमम टाइप आपकी इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ही आपके सोल्यूशन मिल जाते हैं। कुछ कुछ इक्वेशंस होती है जिसमें बाद के टर्म्स यूज करने पड़ जाते हैं। ठीक है, अब स्टेप 6 क्या होता है, जब आपने p की वैल्यू निकाल ली तो आप if find if find p then get q from given इक्वेशन। अगर आपके पास p आ चुका है तो q आप गिवन इक्वेशन में p को वैल्यू को पुट करके q निकाल सकते हो। और अगर आपके पास q आ चुका है तो आप गिवन इक्वेशन में q पुट करके p निकाल सकते हो। तो आपको फाइंड करना है p और q, बट ये एक्स वाई जेड के टर्म में आने चाहिए। तो फाइंड p एंड q इन टर्म ऑफ x, y, z। ठीक है, अब स्टेप 7।
स्टेप 7 में हमको ये करना होता है कि अगर हमने पी की वैल्यू फाइंड कर ली तो हमने क्यू निकालना है, क्यू की वैल्यू फाइंड कर ली तो हमें पी निकालना है। बट ये चेक कर लीजिएगा कि पी और क्यू दोनों दोनों ही आपके सिर्फ एक्स वाई जेड में आने चाहिए। मतलब कि ऐसा ना निकालिए कि पी निकाला है वो क्यू के टर्म में आ रहा है, अब क्यू निकाला है वो पी के टर्म में आ रहा है। हमको पी और क्यू को एलिमिनेट करना है। इसका मतलब हमें पी और क्यू सिर्फ एक्स वाई जेड के टर्म में चाहिए। ये काम आपको क्वेश्चन वाइज ही समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन आप मेरी बात समझ लीजिएगा कि पी और क्यू आपस में एक दूसरे के रिलेशन फॉर्म में ना बने रहें। आपने कह दिया कि हाँ हमारे पास पी आ गया लेकिन अब उसमें क्यू भी आ रहा है तो गलत है, अभी इसको हटाना पड़ेगा। आपको पी और क्यू सिर्फ एक्स वाई जेड के टर्म में आने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद स्टेप 7 क्या करना है आपको। आपको स्टेप 7 में कंप्लीट सोल्यूशन में इक्वेशन में पुट करना है। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा आपको, dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू dy। तो मतलब जब आपने जो ऊपर p और q अलग अलग निकाल लिए हैं उसको इस इक्वेशन में आपको पुट करना है। ये हमारा मेन सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन में पुट करना है। जब आप p को भी एक्स वाई जेड के टर्म में निकाल चुके हो, q को भी एक्स वाई जेड के टर्म में निकाल चुके हो, तो यहाँ पर आप जब इसको पुट करोगे तो देखिए पूरी इक्वेशन सिर्फ एक्स वाई जेड में बचेगी। फिर हमको क्या करना होगा, बस आपको इसको करना होगा इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करने के बाद गेट द वैल्यू ऑफ z इन x एंड y। हाँ आपके इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसमें आएंगे वो आप ऐड कर लीजिएगा, लेकिन आपका प्रोसीजर यही है। आपको चारपिट मेथड का जो मतलब सॉल्यूशन निकालना है वो यही है। तो आपने पूरा प्रोसीजर एक बार समझ लिया। अब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी कि मैंने जो भी स्टेप्स बताए हैं उनको कैसे करना है। लेकिन आप जो मैं बताने जा रही हूँ क्वेश्चंस को, उसके स्टेप को आप अपने जो भी आपने नोट डाउन करा हो उसमें आप करते जाइएगा। जैसे अब इसका क्वेश्चन एक ये है, सॉल्व 2zx माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है। अब इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि ये चारपिट मेथड से सॉल्व करिए, बट आप पहचानोगे कैसे, तो आप ये पहचान पा रहे हो कि p की वैल्यू, चलो यहाँ पे p का ऑर्डर तो 1 है ही, डिग्री भी 1 है, q की भी डिग्री 1 है। बट यहाँ पे देखो आप, ये पी क्यू मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नॉन लीनियर हो रहा है। और अगर ये नॉन लीनियर है तो ये चारपिट से सॉल्व होगा। फर्स्ट ऑर्डर है, इसमें आर एस टी यूज नहीं हुआ है, तो फर्स्ट ऑर्डर है और डिग्री 1 से ज्यादा है तो ये नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हो गई, और जो हमारे चारपिट से सॉल्व होती है। आपको मैंने क्या बोला, पहला स्टेप जो भी इक्वेशन गिवन हो उसको एफ मान लो। तो हम मानते हैं कि ये इक्वेशन जो है गिवन उसको हमने एफ बना दिया, 2zx माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू, आपने उसको एफ बना दिया। इसके बाद मैंने आपको सेकेंड स्टेप बोला था कि फाइंड करने हैं डेरिवेटिव्स एफ के, किसके किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड और पी क्यू, तो सबके रिस्पेक्ट में आपको फाइंड आउट करने हैं। तो हम पहले निकालते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना आएगा। तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में देखना है। तो देखिए पहले स्टेप से 2z आ रहा है, फिर एक्स कहाँ पर है, पी एक्स स्क्वायर में, तो ये बनेगा 2px आ गया। फिर आपका एक्स कहाँ है, इस वाले थर्ड टर्म में भी है, तो इसका बनेगा 2qy। अब लास्ट वाले टर्म में x है नहीं तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई देखिए, अब सिर्फ y की टर्म्स सर्च करिएगा, तो पहले टर्म में y नहीं है, 0 हो गया, सेकंड में भी नहीं है, 0 हो गया, थर्ड में है, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2qx आएगा, और फोर्थ में भी नहीं है तो वो 0 हो गया। फिर डेल एफ अपॉन डेल z निकालिए, पहले टर्म में z है, ठीक है, तो उसका 2x होगा, दूसरे टर्म में नहीं है उसका 0 होगा, तीसरे टर्म में भी नहीं है, चौथे टर्म में भी नहीं है, तो सब में 0 होगा। अब इस साइड में आप डेल एफ अपॉन डेल पी निकाल लीजिए। तो p के लिए पहले टर्म में नहीं है, दूसरे टर्म में है, तो 2x दूसरे टर्म में है, वो सिर्फ पी एक्स स्क्वायर है, तो उसका डेरिवेटिव p के रिस्पेक्ट में बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर। डेल एफ अपॉन डेल क्यू निकाल लीजिए, तो डेल एफ अपॉन डेल क्यू बनेगा, एक और आपके पास डेल एफ अपॉन डेल पी एक यहाँ से भी आएगा, तो पी इसमें भी था तो प्लस का क्यू और आएगा इसमें, ठीक है। डेल एफ अपॉन डेल क्यू निकाल लीजिए, डेल एफ अपॉन डेल क्यू में देखिएगा पहले टर्म में नहीं है, दूसरे टर्म में नहीं है, तीसरे टर्म में क्यू है, तो इसका बनेगा माइनस का 2xy, और क्यू लास्ट वाले टर्म में भी है तो उससे बनेगा प्लस का p, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सारे डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लिए, पार्शियल डेरिवेटिव्स ये। अब हमने आगे का स्टेप क्या पढ़ा था कि हमको इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करना है। तो आप क्या करोगे, पुट इन ऑक्सिलरी इक्वेशन।
तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन का फिर से मैं स्टेप याद करा रही हूँ आपको। पहले आपको लिखना है dp अपॉन और dq अपॉन, तो इसमें आएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स और यहाँ आएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई। फिर आप लिखोगे प्लस p, यहाँ पे लिखोगे प्लस q, यहाँ पे लिखोगे डेल एफ अपॉन डेल z और यहाँ पे भी डेल एफ अपॉन डेल z। ठीक है, इसके बाद डी जेड अपॉन, फिर यहाँ पे दोनों जगह निगेटिव था, माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी और माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू। ठीक है, डी एक्स अपॉन माइनस का डेल एफ अपॉन डेल पी इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस का डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू डी एफ अपॉन जीरो। देखिए बहुत सिंपल है, इसको इतना याद रखना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आप एक ट्रिक समझ लीजिए। किसी भी चीज को याद करने के लिए एक ट्रिक सोचनी होती है, बस वो याद हो जाता है। तो आपने इसको यहाँ पर पुट कर दिया। अब मैं आपको एक स्टेप साइड में करके दिखाती हूँ कि हम लोग इसको कैसे डायरेक्टली मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगी। तो डीपी अपॉन, जब डीपी के अपॉन वाली वैल्यूज आपको पुट करनी है तो देखिएगा इसमें है क्या, डीपी के अपॉन में है नीचे डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड। अब आप देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपने ऊपर क्या निकाली थी, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपने निकाली थी 2z माइनस 2px और माइनस 2qy। ठीक, प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड जो भी आया था उसमें प्लस उसमें p का मल्टीप्लाई कराना है, तो डेल एफ अपॉन डेल जेड आपके पास आया था 2x और उसमें आपने p का मल्टीप्लाई करा दिया तो बन गया 2p x। ठीक है, अब आप देखेंगे तो 2px कट गए। ठीक है, अब ये 2px कट गए तो बचेगा कितना, केवल बचेगा आपके पास 2z माइनस 2qy। ठीक है, जैसा मैंने ये निकाला साइड में, इसी तरीके से आपको सभी डिनोमिनेटर्स के नीचे का वैल्यू निकालना है और पुट करना है। तो मैं फाइनली अब जो मेरा रिजल्ट बन के आया मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये बन के आएगा आपके पास में, ये बन के आया आपके पास में 2z माइनस 2qy। ठीक है, इसी तरह आप dq के नीचे जब आप सिंप्लीफाई कर लेना तो dq के नीचे वाला जीरो आएगा। आप एक बार इसको अपने कॉपी पे खुद करके देखिएगा। dz अपॉन dz के नीचे आएगा पी एक्स स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 2qxy। फिर ठीक है, डी एक्स के नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्यू, डी वाई के नीचे आएगा 2xy माइनस पी और डी एफ के नीचे तो जीरो है ही। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि ये इक्वेशन लिखने के बाद आपको कोई दो इक्वेशन ऐसी लेनी है जिससे आपको या तो p मिल जाए या q मिल जाए या फिर आपको पी क्यू के बीच में कोई रिलेशन मिल जाए। तो आप देख सकते हो पहली दो इक्वेशंस को आप जरा देखो, आप पहली दो इक्वेशन को देख रहे हो तो वो दोनों में से हमको क्यू मिल सकता है। तो मैं फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने जा रही हूँ। तो ये लिखा था dp अपॉन 2z माइनस 2qy इक्वल टू dq अपॉन जीरो। अब मैंने क्या करा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से देखिए dp हो गया जीरो से मल्टीप्लाई। ठीक, और ये dq के साथ जो मल्टीप्लाई में आ रहा है वो आ रहा है 2z माइनस 2qy, ये dq के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है। अब इसको तो हम जीरो में भेज सकते हैं, तो फिर इसका मतलब आ गया dq इक्वल टू जीरो। अब हम इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करेंगे तो इधर तो क्यू बचेगा और उधर इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा जिसको मैंने ए से डिनोट कर दिया। अगर कहीं पे जीरो होता है तो उसको इंटीग्रेशन करने के बाद वहां पर कोई कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि वहां पे जीरो का तो कुछ होना नहीं है, उसके बाद एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपने जोड़ लिया। तो आपको क्या मिल गया, आपको क्यू मिल गया। मैंने आपको यही बोला था या तो आप पी फाइंड कर लो या क्यू फाइंड कर लो या पी और क्यू के बीच का रिलेशन फाइंड कर लो। तो हमको क्या मिल गया, क्यू। अब इसके बाद हम क्या करना है, हमको जो भी आपको यहाँ से वैल्यू मिले उसको आपको हमेशा पुट इन द मेन इक्वेशन, जो आपकी गिवन इक्वेशन थी, मेन इक्वेशन, एफ वाले में नहीं, जो एफ बनाया उसमें नहीं, मेन इक्वेशन जो इक्वल टू जीरो करके गिवन थी। तो पुट इन मेन इक्वेशन, इक्वेशन थी मेरे पास 2z(x) माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू इक्वल टू जीरो। हम यहाँ पर ये वैल्यू क्यू की पुट करना चाहते हैं क्योंकि हमको पी फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर q की वैल्यू पुट करनी है, तो पी एक्स स्क्वायर माइनस 2axy कर दिया और ये हो गया पी ए। अब मुझे p निकालना है तो मुझे p को अलग करना पड़ेगा सब में से। तो p के दो टर्म है, देखिए ये दोनों, तो दोनों को एक साइड ले जाइए और बाकी सबको एक साइड कर दीजिए। तो फाइनली आपके पास बनेगा पी एक्स स्क्वायर माइनस पी ए इक्वल टू, इन दोनों में से 2x कॉमन हो रहा है तो z माइनस ए वाई। ठीक है, देखिए मैंने किस में से कॉमन करा, इन दोनों टर्म्स को मैं एक साइड ले गई और
हमने क्या किया है, ये जो पी वाले हैं उनको एक साइड किया है और जो रेड मैंने मार्क किए हैं इनको दूसरे साइड ले गई हूँ। और जो रेड मार्क है उनमें से देखिए आप 2x कॉमन था और p वाले में से अब हमको p दोनों के दोनों टर्म में से हमको p कॉमन कर लेना है। तो बनेगा p एक्स स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 2x z माइनस ए वाई। इससे हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी, p इक्वल टू आएगा 2x z माइनस ए वाई होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, आप इसमें देखोगे आप q और p दोनों की वैल्यू आपके पास x y और z के टर्म में आनी चाहिए। अब मैंने ऊपर देखो इक्वेशन नंबर 1 लिखी है, वो q है और नीचे मेरे पास p आया है। दोनों में से आप देखो क्या p में q आ रहा है या q में p आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। हमने जो डिसाइड किया था वैसे ही है कि p और q एक्स वाई जेड के टर्म में आने चाहिए, बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं। तो अब हमारे पास आगे का स्टेप क्या था, हमको कंप्लीट सोल्यूशन में रखना था। तो सोल्यूशन करने के लिए हमको क्या करना था, dz इक्वल टू सोल्यूशन लिखने के या निकालने के लिए हमें करना था, सोल्यूशन होगा dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब हमको जब p और q ऐसे मिल जाए जिसमें कि कोई और वैल्यू नहीं आ रही हो, तो आपको क्या कर देना है कि यहाँ पर p और q की वैल्यू पुट कर देनी है। तो dz इक्वल टू p की वैल्यू है 2x z माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए, ठीक, और ये रहा dx प्लस q की वैल्यू थी a dy। यहाँ पर थोड़ा आप सोच के काम करिएगा, आपको इंटीग्रेशन करना है और आपको इंटीग्रेशन सिर्फ एक मतलब जो डेरिवेटिव हो, जिस वेरिएबल का डेरिवेटिव हो उसी के रिस्पेक्ट में वो हो सकता है। ठीक, अब आप देखिएगा कि आप x को y को और z को अलग अलग कर सकते हैं तो अलग अलग कर दीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं, कोई दो कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो उनको एक साथ कर दीजिए। ठीक, अब सबसे पहला काम मैं इस ए वाई को इधर भेज देती हूँ, ए डी वाई को। तो डी जेड माइनस ए डी वाई को मैंने राइट हैंड साइड पे भेज दिया, तो बनेगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए जेड माइनस ए वाई, और ये रहा dx। अब आप देखिए यहाँ पे dx है, dx के साथ मतलब dx का मतलब हो गया सिर्फ x के टर्म को इंटीग्रेट कर सकता है, तो आप इसके साथ सिर्फ x के टर्म रखिए, और वो है भी हमारे पास 2x है और एक्स स्क्वायर माइनस ए है। ये z माइनस ए वाई यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं होगा, तो इसको हम दूसरे साइड भेज देते हैं। तो डी जेड माइनस ए डी वाई अपॉन जेड माइनस ए वाई, इसको हमने दूसरे साइड भेज दिया, और ये हो गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स। ठीक है, अब आप देखो x की साइड x वाला है और z और y आपस में जो लिखे हैं वो कॉम्बिनेशन में लिखे हुए हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए पहले ये देखते हैं, जो मैंने आपको पहले भी रूल बताया है कि जो नीचे लिखा है क्या उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो नीचे लिखा है z माइनस ए वाई, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी जेड माइनस ए डी वाई। हाँ सेम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इंटीग्रेट होके सीधे लॉग बनाएगा। अब दूसरे साइड का देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए नीचे लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x dx, इसका मतलब वो भी ऊपर लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन आप कर सकते हो जो कि ये सीधे लॉग बनाएगा। तो इंटीग्रेट करोगे तो बनेगा लॉग z माइनस ए वाई इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस लॉग आप दूसरा कांस्टेंट b जोड़ लीजिए। अब आप तीनों साइड से लॉग हटाएंगे तो पहले आप इसको इधर ले आएंगे, लॉग z माइनस ए वाई माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू लॉग बी। अब आप जानते हो लॉग m माइनस लॉग n इक्वल टू होता है लॉग m अपॉन n, तो z माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू b, लॉग हटा दिया। इससे z की वैल्यू क्या आई, b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस ए वाई। तो ये आपका कंप्लीट z इक्वल टू एक्स वाई के टर्म में आंसर आ गया, जो कि हमने चारपिट से सॉल्व किया। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि हम किस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं और किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है चारपिट की। चारपिट का कोई भी क्वेश्चन हो, बट आपको बस इसी तरह ही सोचना है कि उसमें क्या किया जाए कि वो मतलब ये वाला फॉर्म बना दे पी और क्यू के लिए। ठीक है, अब हम सेम दूसरा एक और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये है सॉल्व पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
वाई इक्वल टू क्यू जेड। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको फास्ट करूंगी, स्टेप्स आप इसके अपनी कॉपी पर खुद करिएगा और करके देखिएगा सेम आ रहा है या नहीं। तो हमको क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप, जो गिवन इक्वेशन हो उसको एफ बनाना है। तो एफ स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई, और राइट हैंड साइड से इसको इधर ले आइए आप, क्यू जेड इक्वल टू जीरो। एफ बनाने के बाद हमको इसमें डेरिवेटिव्स निकालने होते हैं। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड ये निकालने हैं आपको। इसके साथ में आपको डेल एफ अपॉन डेल पी और डेल एफ अपॉन डेल क्यू निकालने हैं। ठीक है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स जब आप देखेंगे तो इसमें एक्स का कोई टर्म है ही नहीं, तो ये जीरो होगा। डेल एफ अपॉन डेल वाई जब आप निकालेंगे तो बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल जेड अब अगर आप देखें तो सिर्फ माइनस क्यू बन रहा है। डेल एफ अपॉन डेल पी अगर आप देखें तो टू पी वाई बनेगा वो। डेल एफ अपॉन डेल क्यू, टू क्यू वाई माइनस जेड, ये आपके बनेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये सारी वैल्यूज ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करनी होती है, तो मैं डायरेक्टली पुट करूंगी, पूरी ऑक्सिलरी इक्वेशन का मेन फॉर्मूला नहीं लिखूंगी। तो डीपी अपॉन डी क्यू अपॉन, डीपी के अपॉन में होता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स तो मेरे पास जीरो है और पी का मल्टीप्लाई होना है डेल एफ अपॉन डेल जेड में, तो फाइनली ये माइनस का पी क्यू बनेगा। डेल एफ अपॉन डेल क्यू के नीचे होता था डेल एफ अपॉन डेल वाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हुआ, और प्लस क्यू का मल्टीप्लाई होकर आपका डेल एफ अपॉन डेल जेड आएगा। तो इसमें आपका पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसमें सिर्फ पी स्क्वायर बचेगा। इसी तरह से डी जेड के अपॉन में माइनस क्यू जेड, डी एक्स के अपॉन में माइनस टू पी वाई और डी वाई के अपॉन में माइनस टू क्यू वाई प्लस जेड इक्वल और डी एफ अपॉन जीरो। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप इसको इक्वेशन नंबर वन, टू, थ्री और फोर, फाइव, इनको मान लिया आपने सिक्स। ठीक है, अब आप देखोगे कि आपको किससे पी और क्यू मिल सकता है। तो मुझे पहली और दूसरी इक्वेशन में ही थोड़ा सोल्यूशन मिल रहा है, तो पहली और दूसरी इक्वेशन को ही देखते हैं। इसमें बनेगा डीपी अपॉन माइनस पी क्यू इक्वल टू डी क्यू अपॉन पी स्क्वायर। इसमें एक पी और एक पी कैंसिल हो गया, तो डीपी अपॉन क्यू इक्वल टू डी क्यू अपॉन पी, माइनस मैंने इधर भेज दिया। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे तो अभी नहीं इंटीग्रेट होगा, पहले आपको इसको वेरिएबल सेपरेट करने पड़ेंगे। तो पी के साइड पी को भेजना है आपको, तो बनेगा पी डी पी इक्वल टू माइनस क्यू डी क्यू। अब आप इंटीग्रेट करोगे इसको तो बनेगा पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर, और हम कांस्टेंट भी स्क्वायर में जोड़ देते हैं ताकि वो हमारे लिए आगे के लिए आसान रहे। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये मेरा एक रिलेशन बना। पहले वाले में हमें वैल्यू मिली थी, इसमें हमको रिलेशन मिल गया। अब आपको क्या करना होता है, पुट इन मेन इक्वेशन, इसको मेन इक्वेशन में पुट कर दो। मेन इक्वेशन मेरे पास क्या थी, मेन इक्वेशन थी मेरे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू क्यू जेड। इसमें आपने ए स्क्वायर वाई इक्वल टू क्यू जेड रख दिया, इससे आपको क्यू की वैल्यू मिल गई। देखिए क्यू की वैल्यू आपके पास आ गई, क्यू की वैल्यू इसमें बन रही है आपकी ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड। ठीक है, अब ये तो ठीक आ गई। अभी पी नहीं आया है आपके पास, क्योंकि आपके पास पी नहीं आया, पी और क्यू का रिलेशन आया था, तो पी निकालना पड़ेगा आपको। अब पी निकालने के लिए पी की वैल्यू क्या आएगी, पी की वैल्यू आएगी अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ए स्क्वायर माइनस ए की पावर फोर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। ए अपॉन जेड अगर आप एलसीएम इसमें लेके कॉमन कर लें बाहर, तो जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपके पास पी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमको ये दोनों वैल्यूज कहाँ पुट कर देनी होती है, सोल्यूशन में। तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इसमें आपने पुट कर दी, तो dz इक्वल टू पी की वैल्यू है ए अपॉन जेड अंडर रूड जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड डी वाई। अब आपको इसको सेपरेट करना है, सेपरेट करोगे आप तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आएगी, जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू ए अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है,
अब अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि हमारा सेपरेशन कैसे होगा। तो ये बन रहा है जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई होल डिवाइड बाई, इसको हमने इधर भेज दिया जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और उधर बन रहा है केवल ए डीएक्स। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे वो रूल नहीं लग रहा जो मैं अब तक बताती आ रही थी आपको, यहाँ पे वो रूल नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर आप देखो तो अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, आप इसका डेरिवेटिव लिखोगे तो पहले तो बाहर 1/2 आएगा, और इसकी होल पावर बनेगा, पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करना है ना आपका, तो ये पावर आपका पहले आगे आएगा, और इसके बाद इसमें -3/2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आपको ये इसका मतलब ये डायरेक्टली ऊपर डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म तो बन नहीं रहा, कि आप देखो तो जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z dz होता है, ये ऊपर तो नहीं बन रहा वो सेम। और अगर आप इसको देखोगे तो इसमें भी 2 का जो है डिफरेंस आ रहा है। तो आप एक तरीका तो ये है कि आप इसको टी लेट करके बना सकते हो। टी लेट करके बनाने का तरीका क्या होता है कि आप नीचे वाली वैल्यू को टी मान लो। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं, मैं फिर से आपको क्लियर बता दूं, क्योंकि आपका नीचे जो दिया हुआ है जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव आपका ऊपर नहीं बन पा रहा है, इसलिए हमको अब इसमें टी लेट करना पड़ रहा है। अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर बना होता है तो डायरेक्टली लॉग बनता है, बट इसमें लॉग नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को टी लेट कर लेंगे। इससे आपके पास 2z डी जेड माइनस ए स्क्वायर 2y डी वाई की वैल्यू आएगी dt। इससे आप 2 कॉमन करें तो z डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई की ए स्क्वायर वाई डी वाई, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास dt, ठीक है। तो फिर फाइनली z डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई, इस पूरे की वैल्यू आप लिख सकते हो dt/2। तो आप इसको इंटीग्रेट ऐसे करोगे कि आप लिख दोगे यहाँ पे, ऊपर तो हो गया मेरे पास dt और 1/2 बाहर, ठीक है, 1/2 बाहर, और नीचे वाले को आपने रूट टी बनाया है, ठीक है, इंटीग्रेशन इक्वल टू ए dx, इधर भी आप इंटीग्रेशन कर दोगे, ठीक है। अब तो आपका दोनों साइड से हो ही सकता है इंटीग्रेशन। अब 1/√t का आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो 1/√t का आपका इंटीग्रेशन कैसे होगा, आप रूट टी को क्या लिखोगे, टी की पावर 1/2, ठीक है, और इसको आप ऊपर लेट करके ले जाओ तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर कितना बन जाएगा, -1/2, ठीक है, dt इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन मैं अभी बाद में ही करूंगी। अब आपने इंटीग्रेशन क्या रूल क्या पढ़ा हुआ है कि जब आप किसी भी टर्म का या किसी भी पावर वाले टर्म का इंटीग्रेशन करते हो तो उसमें पावर +1 हो जाएगा, और जो आपका +1 होने के बाद आएगा वही डिवाइड होगा। तो आप इसका अगर इंटीग्रेशन करने जाओ तो ये बनेगा टी की पावर -1/2 +1, और यही सेम आपका डिवीजन में आएगा, ठीक है। और इधर हो गया आपका ए, और उसके बाद dx मतलब x बन जाएगा, और प्लस आपने दूसरा कांस्टेंट इसमें b बना दिया, ठीक है। अब आप नीचे देखो क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है कितना, हाफ, ठीक है, और ऊपर क्या बन रहा है आपके पास, हाफ। तो ये बन गया आपके पास हाफ, और ये बन गया आपके पास टी की वैल्यू आपने क्या मानी थी, टी की वैल्यू मानी थी हमने जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी पावर भी ऊपर हाफ हो गई, और नीचे क्या बन गया, ये भी आपके पास हाफ हो गया, और ये हो गया ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिखोगे आप, इसमें आप देखोगे तो ये आपके पास ऊपर 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि जो पावर हाफ है उसको आप अंडर रूट में लिख सकते हो, इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये बन के आ गया आपके पास। अगर आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, चाहे तो आप यहाँ पे भी छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो बनेगा जेड स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपका जेड की वैल्यू निकल के आ गई एक्स वाई और कॉन्स्टेंट्स के टर्म में। अब इसमें पी क्यू कुछ नहीं बचा। तो देखिए ये इस तरीके से आप लोग जो क्वेश्चंस होते हैं 4 पिट के, वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तरीका सबका सेम है, बस अपना रूल ध्यान रखिए कि आपको क्या मतलब आप
एक क्वेश्चन के प्रोसीजर की तरह दूसरे क्वेश्चन को मत सॉल्व करिए। आप हमेशा रूल को समझिए कि रूल क्या है, तरीका क्या है। हमको पी और क्यू क्यों एलिमिनेट करने होते हैं, क्योंकि पी और क्यू डेरिवेटिव होते हैं, और डेरिवेटिव एलिमिनेट करोगे तभी तो आपको मेन जेड पता चलेगा एक्स वाई जेड के टर्म में। ठीक है। अब मैं आपको कुछ होम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस यहाँ पर दे रही हूँ। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं या जो मैं लिख रही हूँ, ये सारे यूनिवर्सिटी में कभी ना कभी पूछे गए हैं, तो आप इनको करके देखिएगा। इसका मैं सॉल्यूशन भी बता देती हूँ आपको। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा ए जेड इक्वल टू हाफ वाई प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी। इसमें आपका बस कांस्टेंट का डिफरेंस आ सकता है, बाकी मतलब मेन फंक्शन का डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप एक और इसमें करके देखिएगा। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इक्वल टू पी जेड। तो आप इसको भी आप करके देखिएगा। इसका जो सोल्यूशन है वो है जेड स्क्वायर इक्वल टू, ये तो शायद मैंने अभी ऊपर ही डिस्कस किया है, बिल्कुल सेम ऐसे ही बन रहा है, बस थोड़ा सा इसमें एक्स वाई का डिफरेंस है बस। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनको आप खुद से करके देखिएगा, और बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। और अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। तब तक कीप वॉचिंग।